स्टार्ट करें। माई सेल्फ सुधांशु कुमार नंदा, आई एम हियर टू टीच यू केमिस्ट्री गाइस। ओके, तो जेहेतु जैसे कि हमें पता है कि ये जो लाइव क्लास है यहाँ पे बहुत मेडिकल बैच भी हैं और जो हमारे अभी जो ऑनगोइंग जो है 12th वाले वो भी हैं, तो इसको हम इंटीग्रेटेड के तौर पे पढ़ेंगे। तो जो पहला वाला जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्योंकि जो मेडिकल वाले बैच है वो लोग पढ़ चुके होंगे, या तो वो 12th पास आउट हुए होंगे या फिर जो 12th अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनको तो पता होगा जो फर्स्ट ईयर का जो भी आईपीएससी है। और अभी जो चालू है जिन लोगों का सेकेंड ईयर अभी चालू है उन लोगों को 11 से पढ़ा जा चुका है वो चीज़। तो इसी के लिहाज से देख के हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे आज। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन है क्या चीज़? अच्छा, नीट में इसका जो है देखा जाए तो नीट में हर साल इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 और 2 क्वेश्चन, मिनिमम ऑफ 1 क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तो हेलो एल्केन को पहले देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। या फिर एक देखो, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है हेलो एल्केन मीन्स हेलोजन कंटेनिंग एल्केन। इसका मतलब है हेलोजन कंटेनिंग एल्केन, यानी एक एल्केन है यहाँ पे अगर एक हेलोजन एक्स फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अगर हम रिएक्ट करवाएं तो एल्केन के जो है जो हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय द फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एंड इट वुड फॉर्म हेलो एल्केन, इट वुड फॉर्म हेलो एल्केन। वाह, तो कोई भी एल्केन में अगर हेलोजन हम रिएक्ट करेंगे तो जो हेलोजन 1 या फिर 2 या फिर 3 जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को वो सब्सटीट्यूट करके क्या बनाएगा, हेलो एल्केन बनाएगा। ओके, अब देखते हैं इसके जो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे जो है क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे थोड़ा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको 11th में मैं बता चुका हूँ। फिर पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। हाँ, इतने सारे हमें पढ़ना है। वाह, अब बीच में छूट गया यहाँ पे। अच्छा, लास्ट में लिख देते हैं आइसोमेरिज्म। वाह, तो यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन कैसे होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, on the basis of number of halogen atom, the hello alkanes are mono hello alkane, di hello alkane, tri hello alkane and poly hello alkane। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे CH3X फिर जैसे डाई हेलो एल्केन का CH2CH2X, वाह, ट्राई बोला जाएगा तो यहाँ पे H2H2। ओके, और पॉली मतलब मोर देन 3 होगा तो उसको पॉली बोलेंगे। ओके, अब हमें पढ़ना है ज़्यादातर ये दोनों के बीच में। अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ हमें मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है, और अगर कंपटीशन देखा जाए तो दोनों पढ़ना है, यानी डाई हेलो एल्केन के बारे में भी कुछ कुछ हमें डिस्कस करना है। तो पहले तो सिर्फ हम मोनो हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जाके डाई हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, मोनो हेलो एल्केन में इसका भी बहुत तरह का, इसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि पहला वाला टाइप्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जो कार्बन को हेलोजन लगा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसके बहुत तरीके हैं, जैसे तुम लोग बोलोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन तो पता है, 11th में पढ़े होगे, sp3 sp2 sp। तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर से अगर डिस्कस करना पड़े तो इनऑर्गेनिक सेक्शन में डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे ये 3 तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हेलोजन जो कार्बन को लगेगा, ये अगर डायरेक्टली एक कार्बन को लगा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। तुम बोलोगे सर 2 डिग्री, हेलोजन जो कार्बन को लगा है वो कार्बन डायरेक्टली अगर 2 कार्बन को लगा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और टर्शियरी जो है, हेलोजन जो कार्बन को लगेगा वो अगर 3 कार्बन को लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, या फिर इसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन। तो इस सब में देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, देखो सिग्मा 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 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं तो पता होगा ना। देखो ये वाला कार्बन जो क्या है, sp3 है। अच्छा, ये वाले कार्बन के देखो सिग्मा 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 क्या है, sp3 है। ये वाला क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा। यानी कि हेलोजन जो कार्बन को लगा है वही कार्बन का स्टेटस देखो। तो ये वाला कार्बन का है सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी sp3। ये वाले कार्बन का सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी sp3। तो यहाँ पे हमें देखना है कि देखो ये वाला जो है ये 1 डिग्री है, हाँ, ये जो है 2 डिग्री है, ये जो है 3 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन को लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन को लगा है। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन को लगा है वो 2 को लगा है। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन को लगा है वो 1 ही को लगा है। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि ये जो 3 हैलाइड्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों में क्या है, जो कार्बन को हेलोजन अटैच्ड हुआ है वो वाला कार्बन जो है वो sp3 है। तो ये तो पहला वाला हो गया क्लासिफिकेशन, CS। दूसरा वाला थोड़ा देखेंगे। दूसरा वाला में क्या होगा, अच्छा इसका था ऐसे ना, ये 3 तरह का होता है। ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया, अपन लोग अभी पढ़े। ये वाला एक को 2R यानी 2 कार्बन 3, वाह। दूसरा वाला जो है वो एलिलिक हैलाइड्स, क्या है, एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स मतलब जब हेलोजन एलिल कार्बन से अटैच्ड हुआ, जुड़ा हुआ हो। जब हेलोजन एलिल कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एलिल कार्बन मतलब डबली बॉन्डेड, या फिर हम बोलें द कार्बन एटम प्रेजेंट नेक्स्ट टू ए डबल बॉन्ड कार्बन एटम, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बन। यहाँ पे अगर अटैच्ड हुआ होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड्स। हाँ, जैसे और भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाला, ये भी हो गया हमारा एलिलिक हैलाइड्स। वाह, कोई बोलेगा ये भी हमारा एलिल टाइप में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड ये है, एलिल। अच्छा, एक और चीज़ भी हम बोल सकते हैं, एलिल कार्बन को अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, ये अल्फा, हाँ एलिल। अच्छा, यहाँ भी जैसे ये हो गया, तो ये वाला हो सकता है एलिल कार्बन, ये वाला हो सकता है एलिल कार्बन। द कार्बन एटम प्रेजेंट नेक्स्ट टू ए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज नोन एज एलिल कार्बन। और वहाँ पे अगर हेलोजन अटैच्ड हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड्स। यहाँ पे देखो, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाले कंपाउंड पे यहाँ पे भी एलिल कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला कार्बन एलिल कार्बन, एलिल कार्बन। यहाँ पे अगर हेलोजन लगेगा तो उसका क्या होगा, एलिलिक हैलाइड्स। अगर यहाँ पर हम देखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखो
ये वाला कार्बन को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, ये वाला कार्बन पे यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 वैलेंसी यानी H। अब इसका स्टेटस देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, sp3 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी देखो ये वाला कार्बन सिग्मा 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 सिग्मा, sp3 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी देखो ये वाला कार्बन का स्टेटस चेक कर लो या फिर ये वाला कार्बन का स्टेटस चेक कर लो, दोनों का चेक करोगे तो पता चलेगा ये और ये दोनों ही sp3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड और एक वैलेंसी फ्री है, वो तो सिग्मा होगा, हाइड्रोजन ले जाएगा। यहाँ पर ये वाला कार्बन 2 वैलेंसी फ्री है और दोनों सिग्मा बॉन्ड, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। अच्छा, तो ये इस टाइप का हो गया। फिर लास्ट वाला जो है वो बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स मतलब द हैलोजन एटम अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन, द हैलोजन एटम अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन। अभी बेंजाइलिक कार्बन क्या है पता करना है। तो बेंजाइलिक कार्बन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन, यानी यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ, ये मेरा बेंजीन रिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजाइलिक। अगर हेलोजन आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स मतलब व्हेन हेलोजन एटम अटैच टू बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन क्या है, द कार्बन एटम प्रेजेंट नेक्स्ट टू ए बेंजीन रिंग। जैसे ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऐसे है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन। तुम बोलोगे सर अगर ऐसे होगा, अच्छा यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कितने बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये होल जो है ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग का बाजू वाला कार्बन ये बेंजाइलिक है, ये नहीं है, ये बेंजाइलिक है, उसी हिसाब से ये वाला बेंजाइलिक है, उसी हिसाब से ये वाला बेंजाइलिक है। तो यहाँ पे ये वाले कंपाउंड में टोटल जो बेंजाइलिक कार्बन है वो 3 है। और जब कभी भी हेलोजन आके अगर बेंजाइलिक कार्बन पे लगेगा तो वो हैलाइड्स क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड्स कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का किस्सा। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे, ओके। अब ये वाला देखो, ये सिंपलेस्ट बेंजाइलिक क्लोराइड है। यहाँ पे अगर ये वाले कार्बन का स्टेटस देखोगे सिग्मा 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 सिग्मा, तो ये क्या है, sp3 है ना, sp3 हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, sp3 हो गया। तो ये sp3 रिलेटेड हो गया। फिर दूसरा वाला देखेंगे sp2 वाला, sp2 कार्बन के साथ। ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोहेलो एल्केन का। और मोनोहेलो एल्केन में किस तरह से कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को लेके क्लासिफाइड किया गया है। तो वो वाला हो गया sp3, ये वाला हो गया sp2। ये 2 कैटेगरी में आया है। ये स्लो कर दियो, साउंड भी भला होगा ना। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये 2 तरह का है, एक विनाइलिक है और एक एराइल है, जिसको हम हेलो एरिन भी बोलते हैं, जिसको हम हेलो एरिन भी बोलते हैं। तो इसको ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा, बहुत डिटेल से जा रहा हूँ
ये डिटेल से अगर जाएंगे तो कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। देखो ये विनाइलिक मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता है उसके साथ अगर आके हेलोजन लग गया तो वो क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा। और एराइल बोले तो जब कार्बन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो। ये मेरा बेंजीन रिंग हो गया। अब यहाँ आके हेलोजन डायरेक्टली लगेगा तो ये मेरा क्या हो गया, एराइल हैलाइड्स, और हम बोलेंगे हेलो एरिन। ओके, एराइल हैलाइड्स और हेलो एरिन। यहाँ पे देखो दो चीज़ें डिफरेंस है। जैसे तुम बोलोगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। वाह, यहाँ पे अगर मैं देखूँ H2, अब देखो अगर तुम देखोगे विनाइलिक में sp2 कैसे है, तो ये वाला कार्बन का स्टेटस देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा एक पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 + 0 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 मतलब sp2। ये सब चीज़ पढ़े हुए हो तुम लोग 11th में, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला कार्बन का स्टेटस सिग्मा 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 कितना हो गया, 3 मतलब sp2। अगर 4 होता sp3, 2 होता sp। वाह, तो ये हमारा क्या हो गया, एराइल हैलाइड्स में कैसे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो है देखो हेलोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे अच्छा ये वाला कार्बन जो है बेंजाइल वाला कार्बन है। ओके, लेकिन इसमें हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड है। यानी ये दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है, इसमें sp3। तो ये दोनों में फ़र्क है। हाँ, ये बेंजाइलिक में काउंट होगा, वो वाला हेलो एरिन में काउंट होगा। इसको हम हेलो एरिन नहीं बोल सकते। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन। और लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है sp, कोई बोलेगा सर sp के साथ यानी कि तुम खुद सोचो sp हाइब्रिडाइज कहाँ होता है। जैसे कि हम देखेंगे एल्काइन में होता है, क्योंकि एल्कीन में sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp। अच्छा, इसको और एक तरीके से हम एल्कीनिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हैलाइड है वो एल्कीन के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बना है। एल्कीनिल, जैसे वो एल्काइल हैलाइड होता है sp3 वाला, ये क्या हो जाएगा, अल्काइनाइल हैलाइड। इसका मतलब क्या है, अल्काइनाइल हैलाइड, यानी कि जो अल्काइन है वो एल्काइन से एक हाइड्रोजन या फिर जितने भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके क्या बनेगा, अल्काइन। जैसे एग्जांपल हम देंगे, जैसे कि सपोज ये है हमारा एल्काइन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दूँ, तो ये हो गया मेरा एल्केनेट। वैसे तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, sp3 वाला, sp2 वाला। ये अनस्टेबल होता है। यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो ये देखोगे सिग्मा सिग्मा 2 है, तो वो sp हाइब्रिडाइज है। ओके, तो ये था मोनो हेलो एल्केन के टाइप्स। अब थोड़ा डाई हेलो एल्केन का टाइप्स में बता दे रहा हूँ। डाई हेलो एल्केन टाइप्स जो है, डाई हेलो एल्केन उसके नाम से ही पता चल रहा है, डाई हेलो एल्केन मतलब 2 हेलोजन होगा। यानी अगर कोई भी कंपाउंड में ऐसे बाकी सब वैलेंसी फिल कर लेना हाइड्रोजन से या फिर कोई भी, यहाँ पे देखो ये वाले कंपाउंड पे, अच्छा हाइड्रोजन में ले लेता हूँ, ये वाले कंपाउंड में तुम्हें दिख रहा है कितने हेलोजन है, 2 है, तो ये डाई हेलो एल्केन। अच्छा, डाई हेलो एल्केन 3 तरह का होता है, तुम लोग पढ़े होगे। एक जो है वो जेमिनल टाइप होता है, एक जो है विसिनल, और लास्ट वाला जो है वो टर्मिनल होता है। टर्मिनल को अल्फा ओमेगा हैलाइड्स भी बोलते हैं। वाह, ये कॉमन नेम के हिसाब से, वाह, अल्फा ओमेगा। जेमिनल में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ, अगर 2 हेलोजन सेम एटम के ऊपर, सेम कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड होंगे, यानी ये वाला, वाह, अगर 2 हेलोजन एटम सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड हो तो वो क्या हो जाएगा, जेमिनल। विसिनल मतलब तुम बोलोगे सर दोनों ही हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच्ड होंगे, 2 हेलोजन एटम
एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच्ड होंगे तो वो विसिनल। और टर्मिनल बोले तो पूरा टर्मिनल कार्बन को जब लगेगा, ऐसे ऐसे मैं ले लिया, यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हेलोजन, वाह, जब दो हेलोजन टर्मिनल कार्बन एंड वाले कार्बन को अटैच्ड होंगे उसको क्या बोलेगा, टर्मिनल या फिर अल्फा ओमेगा। तो हमें सिर्फ ये दोनों के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में उतना नहीं पढ़ना। अच्छा, ये था क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन ये हो गया, ख़त्म हो गया। फिर हम देखेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। नोमेनक्लेचर जो है वह नेमिंग जो नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम इसका क्या होता है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है और लास्ट को क्या होगा, हैलाइड। कौन सा एल्काइल ग्रुप है और लास्ट को क्या होगा, हैलाइड। आईपेक नेम में क्या होगा, आईपेक नेम में कौन सा हेलोजन है उसका नाम, फिर लास्ट को एल्केन, यानी उसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो। एक दो एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा, सिर्फ एक दो ले लूँगा। CH3Cl को इसको क्या बोलेंगे बोलो, क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, और हैलाइड क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अब अगर मैं थोड़ा लंबा वाला ले लूँ, कोई बोलेगा ऐसे, ये तो पता होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, 3 कार्बन हो जाएगा तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3। 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे भी उसी हिसाब से 1 2 3, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और अगर कॉमन नेम देखा जाए तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ये सब तुम लोग पढ़े होगे। एन जो है, जो प्रीफिक्स लगता है, एन प्रीफिक्स, वाह, फिर जो आइसो लगता है, फिर जो सेक लगता है, वो फिर टर्ट लगता है, नियो लगता है। ये सब प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है तुम्हें मालूम होगा। ये सब प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है तुम्हें मालूम होगा, पढ़ चुके होगे 12th में। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बोल दे रहा हूँ। एन प्रीफिक्स जो है अगर स्ट्रेट चेन को, अच्छा स्ट्रेट चेन में लगे, जैसे यहाँ पे देखो इसका अगर, अच्छा ये सब प्रीफिक्स जो है वो कॉमन नेम के लिए लगता है, कॉमन नेम में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज इतने हो गया, यहाँ पे देखो हेलोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन को लगा है। डिग्री तो पता होगा कौन डिग्री, जो कार्बन एक ही कार्बन को लगा हो वो प्राइमरी, जो कार्बन 2 कार्बन को लगा हो, जैसे ये वाला कार्बन, ये इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पे जो हेलोजन कार्बन को अटैच्ड है, स्ट्रेट चेन में है, 1 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर इसका अगर हम लिखेंगे, कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो 4 है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ ब्यूटाइल, और ये हेलोजन है हैलाइड। जो भी हेलोजन होगा, Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि हेलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है 1 डिग्री कार्बन को, तो यहाँ पे क्या लगेगा, N, यानी N जो है हम बोल सकते हैं 1 डिग्री स्ट्रेट चेन, वाह। और आइसो जो है वो भी सोजिटी। अब आइसो जो है वो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन को लगेगा और ब्रांचिंग इन एल्काइल ग्रुप, ब्रांचिंग इन एल्काइल ग्रुप, वाह। जैसे इसका मैं बनाऊंगा, अब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी ब्यूटाइल हैलाइड्स है, ये भी ब्यूटाइल हैलाइड्स है। देखो कितने कार्बन है, कॉमन नेम में सब कार्बन को, चाहे वो स्ट्रेट चेन में हो या फिर ब्रांच्ड में हो, सारे कार्बन को गिनती करना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट चेन में था 1 2 3 4 ब्यूटाइल हैलाइड्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर IPSC करते तो ये वाला को मेन चेन लेके इसको हम काउंट करते जो वर्ड रूट के हिसाब से, बट यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन नेम के टाइम पे सारे कार्बन को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटाइल हैलाइड। अब यहाँ पे क्या प्रीफिक्स लगेगा, आइसो लगेगा। 1 देखो हेलोजन 1 डिग्री को अटैच्ड है और अभी एल्काइल ग्रुप में ही ब्रांचिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड्स। फिर उसी हिसाब से सेक, इसका अगर मैं सेक बनाऊंगा तो सेकेंडरी कार्बन को लगाऊंगा, भाई ये तो सब पढ़ चुके हो 11th में।
सेकेंडरी कार्बन को जब लगेगा तो ये सेक, इसका नाम अगर तुम बोलोगे कॉमन नेम क्या होगा सर, तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल, कॉमन नेम होता है ना एल्काइल हैलाइड्स, तो ये ब्यूटाइल हो गया, और इसको ये हेलोजन के वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटाइल हैलाइड्स। अभी जो है फिर देखना है कि जो हेलोजन कौन से डिग्री वाला कार्बन को लगता है, तो सेकेंडरी 2 डिग्री है तो यहाँ पे सेक ब्यूटाइल। फिर आ गया टर्ट, टर्ट मतलब टर्शियरी, टर्ट मतलब टर्शियरी। टर्शियरी में क्या होगा, अगर ये सेम कंपाउंड को अगर मैं टर्शियरी बनाऊं, देखो मैं कार्बन का रिमेनिंग वैलेंसी छोड़ रहा हूँ ये समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा सर आप एक ही बॉन्ड बनाए, इसके 3 बॉन्ड है अभी, यहाँ मैं नहीं सो गया हूँ, सिर्फ हेलोजन के रेस्पेक्टिव में दिखा रहा हूँ कैसे किसका नेमिंग होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है यहाँ पे 1 2 3 4, और ये जो हेलोजन जो कार्बन को लगा है वो कौन, 3 डिग्री, 3 डिग्री है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा ब्यूटाइल हैलाइड, और प्रीफिक्स क्या लगेगा, जैसे ये हेलोजन 3 डिग्री को लगा है तो ये क्या नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड्स। अच्छा नियो का यहाँ पे लिख दें हम 2 डिग्री ब्रांच, ये हो गया टर्ट कहाँ लगेगा 3 डिग्री ब्रांच हो गए, और नियो कहाँ लगेगा, नियो लगेगा 1 डिग्री। अच्छा अब नियो का इस्तेमाल कहाँ होगा, देखो जैसे यहाँ पे मैं बना दूं, इसका नाम कोई अगर पूछेगा, हाँ हाइड्रोजन को मैं छोड़ा हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिखा हूँ। अच्छा ये वाले कंपाउंड में कोई अगर पूछेगा, इसका आईपीएससी नेम इजीली तुम लोग बता दोगे, क्योंकि आईपीएससी के लिए तुम लोग ऐसे करोगे 1 2 3 फिर बता दोगे 1 क्लोरो 2 2 मिथाइल प्रोपेन सर। लेकिन इसका अगर कॉमन नेम पूछ लिया तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मैं पहले से बता चुका हूँ। कॉमन नेम में क्या करना है हमें कि जितने भी कार्बन हैं सभी को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी पेंटाइल। लास्ट में क्या है, क्लोराइड। फिर क्योंकि 3 कार्बन ऑनवर्ड्स, जैसे पहले कार्बन में ना नंबरिंग सिस्टम आता है ना प्रीफिक्स आता है, दूसरे कार्बन में ना नंबरिंग आता है ना प्रीफिक्स आता है, 3 कार्बन ऑनवर्ड्स, 3 कार्बन ऑनवर्ड्स क्या होगा तुम्हारा आईपीएससी में अगर करोगे तो वहाँ पे नंबरिंग आएगा, और कॉमन नेम अगर करोगे तो वहाँ पे प्रीफिक्स यूज्ड होगा। तो इसीलिए 3 कार्बन ऑनवर्ड्स हमें अगर आइसोमेरिक हेलो एल्केन होगा तो वहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे ये वगैरह एन, आइसो, सेक, टार्ट, न्यू। तो यहाँ पे अगर ऐसा अगर कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, मैं उसको ओमिट किया हूँ। अगर पूछ लेगा कि ये वाला जो है इसका क्या है कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है इसका 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल हो गया। अब जो भी कंपाउंड में अगर 4 डिग्री, एक भी 4 डिग्री कार्बन होगा, जैसे देखो ये वाला 4 डिग्री है कि नहीं, एक भी 4 डिग्री कार्बन होगा तो वहाँ पे क्या प्रीफिक्स लगेगा, नियो लगेगा। क्या लगेगा, नियो लगेगा, नियो पेंटाइल। जैसे ये वाला तुम कर सकते हो, ये वाला टोटल अगर इसका अगर कोई बोलेगा कि आईपेग नेम बताइए, आईपेग नेम तो मालूम हो जाएगा, ये 1 2 3 4 बता दोगे, 1 ब्रोमो 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अभी इसका अगर कोई पूछेगा कि कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम कैसे होगा ना, पहले सारे कार्बन का नंबर याद करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी मैं यहाँ पे लिखूँ हेक्साइल, और ये वाला ब्रोमीन है तो इसको मैं क्या लिखूँ, ब्रोमाइड। तो इसका क्या हो गया, हेक्साइल ब्रोमाइड। फिर अभी हमको क्या है, 3 कार्बन से ज़्यादा अगर होगा तो वहाँ पे प्रीफिक्स लगता है। तो यहाँ पे देखो न्यू वाला कब लगेगा, ये सब तो नहीं लगने वाला। हालांकि तुम अगर आर्ग्यू कर सकते हो सर ये 1 डिग्री और ब्रांच है, ठीक है 1 डिग्री है और ब्रांच है, 1 डिग्री है ब्रांच है, लेकिन जो 1 डिग्री और ब्रांच वाला होगा और जो आइसो में या फिर तुम बोलोगे किसी भी अगर कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन एक अगर प्रेजेंट होगा तो उसको वहाँ पे आइसो वर्ड ना यूज होके क्या यूज होता है, न्यू यूज होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यू। देखो न्यू पेंटाइल क्यों है, 4 डिग्री एक है। यहाँ पे भी तुम बोलोगे सर एक 4 डिग्री है ना, 1 2 3 4 4 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे भी प्रीफिक्स क्या बसेगा, न्यू, न्यू लगेगा। ये तो था नेमिंग। अच्छा अगर थोड़ा हेलोएरिन का नेमिंग हम देख लेंगे। हेलोएरिन में जैसे तुम बोलोगे ये वाला
मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। वाह, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। अच्छा, ये वाला देखो, आईपेक नेम तो पता हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन है या फिर एराइल क्लोराइड है। हाँ, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो इसको अगर आईपेक करोगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो और ब्रोमो दोनों में, ये तो आईपीएससी में पढ़े होगे। अगर नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो हम यूज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। ये क्लोरीन है तो क्लोरो सी, क्योंकि दोनों ही हेलोजन है, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, ब्रोमो। सी बी में पहले कौन आएगा, ये, तो इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन है। ये 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन है। यहाँ पे देखो, ये क्लोरो है, ये सब्स्टिट्यूएंट का जो ऑर्डर है वो सेम आता है, यानी यहाँ पे हम किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते, यानी कि हम पहले देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। ये क्लोरो सी और ये मिथाइल एम, तो यहाँ पे भी क्या 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये सब हो गया आईपेक नेम। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कॉमन नेम बताओ तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। देखो ये जो है, जैसे तुम लोग 11th में पढ़े होगे, अगर ये बेंजीन है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट एस है, सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट एस है, तो ये वाला जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, ये वाला पोजीशन क्या है, मेटा है, ये वाला पारा है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये वाला क्लोरोबेंजीन हो गया तो इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया पारा डाइक्लोरोबेंजीन। वाह, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, देखो Cl और CH3 जब लगेगा तो अगर इसको हम प्रेफरेंस देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसको प्रेफरेंस देते हैं तो ये टोलुइन हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और उसी हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, ये टोलुइन होगा, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये हो जाएगा मेटा क्लोरोटोलुइन। क्योंकि जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन और CH3 अगर अटैच्ड हो तो क्लोरोबेंजीन को प्रायोरिटी ना देके हम जनरली किसको देते हैं प्रायोरिटी, टोलुइन को। तो अगर ये बेंजीन रिंग और CH3 टोलुइन हो जाएगा तो इसके रेस्पेक्टिव में ये वाला ऑर्थो है और वहाँ पे ये टोलुइन है, तो इसके रेस्पेक्टिव में ऑर्थो, ये मेटा क्लोरोटोलुइन, ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ये था तुम्हारा नोमेनक्लेचर। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें बोलेगा कि पर क्लोरोइथेन दे दिया, या फिर बोलेगा कि पर फ्लोरो बेंजीन बोलेगा, या फिर बोलेगा पर ब्रोमो प्रोपेन बोलेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। पर क्लोरो मतलब कोई भी एल्केन के सारे हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट होंगे हेलोजन से। जैसे यहाँ पे देखो इथेन है, इथेन जनरली क्या होता है, ऐसे होता है इथेन। पर जो है ये वाला वर्ड कहाँ लगेगा ना, जब सारे हाइड्रोजन, अब ये क्लोरो है तो सारे हाइड्रोजन के बदले में क्या लग जाएंगे, क्लोरीन। क्या लग जाएंगे, क्लोरीन। यानी ये क्या हो गया, C2Cl6 पर क्लोरो इथेन। इसको आर्टिफिशियल कैम्फर भी बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा। पर कहाँ लगेगा, जब सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे हेलोजन से, तो उसी हिसाब से इसको कर सकते हो। बेंजीन क्या है, C6H6। अब यहाँ पे अगर सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय फ्लोरीन तो क्या हो जाएगा, C6F6। ये हो जाएगा क्या, पर फ्लोरो बेंजीन। उसी हिसाब से पर ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन तो पता है ना, ये है हाइड्रोजन लगा होता है 3 2 3। पर ब्रोमो यानी सारे हाइड्रोजन के बदले में कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, हो गया पर। तो इतने ही काफ़ी है नेमिंग। अच्छा,
फिर देखते हैं हम प्रिपरेशन। अच्छा, आइसोमेरिज्म थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। आइसोमेरिज्म में हेलोएल्केन जो है वो चेन और पोजीशन दिखाएगा, चेन, आइसोमेरिज्म और पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2। अच्छा, आइसोमेरिज्म तो पता है ना, द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय आइसोमर्स, द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय आइसोमर्स। और आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स बोलते हो सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चरल, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट इधर दे डू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर और दे डू पोजेस डिफरेंट बॉन्ड ओरिएंटेशन। ओके, तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये C4H9Cl है और सेम फार्मूला का और एक अगर मैं बनाऊं, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, याद करो। अब ये दोनों में कार्बन चेन तो डिफरेंस है, क्योंकि इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H9Cl है, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वाह, तो ये चेन आइसोमेरिज्म होगा। चेन आइसोमेरिज्म जो है वो हर किसी कंपाउंड में सीन होगा। चेन आइसोमर मतलब डिफरेंट इन चेन, चेन अलग अलग है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन, यहाँ पे जो 4 कार्बन वो स्ट्रेट चेन में नहीं है, वो ब्रांच्ड होके हैं, तो उसको बोलेंगे चेन। उसी हिसाब से पोजीशन अगर बोलोगे तो देखो, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसको अगर तुम बोलोगे कि सर ये वाला हो गया हमारा C3H7Cl, वाह, बाकी हाइड्रोजन में ओमिट गया हूँ, ये 3, ये 2, ये 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे क्या है, पोजीशन, सिर्फ एक पोजीशन में, 2 पोजीशन में, तो उसी हिसाब से देखा जाए ये पोजीशन। और क्या दिखा सकता है हेलोएल्केन, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो या फिर कायरल कार्बन हो, तो जो लोग 12th नहीं पढ़ चुके हो तो उन्हें पता होगा कायरल कार्बन मतलब क्या होता है, या फिर 11th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा जो स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट में या फिर आइसोमेरिज्म पार्ट में पता होगा। मैं भी पढ़ा चुका हूँ, जो लोग मुझसे पढ़े हैं 11th में। कायरल कार्बन मतलब, या फिर तुम बोलोगे एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर तुम बोलोगे स्टेरियो सेंटर, यानी कार्बन को जो लगा होगा चारों के चारों ग्रुप अलग होंगे, चारों के चारों ग्रुप अलग होंगे। तो यहाँ पे अगर किसी भी हेलोएल्केन में अगर कायरल कार्बन होगा, जैसे तुम बोलोगे कि ये वाला, इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन, यही है ना ये है ना, इसको मैं इथाइल। अब तुम बोलोगे ये जो है 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 2 क्लोरोब्यूटेन में एक है कि नहीं, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब जो कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे। ये मिथाइल, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और एक इथाइल है, तो चारों अलग है। तो इस ऐसे हेलोएल्केन में, या फिर जो हेलोएल्केन में मिनिमम ऑफ एक कायरल कार्बन होगा, या फिर एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा, या फिर एक स्टीरियो सेंटर होगा, उसी टाइप के हेलोएल्केन क्या करेंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। पहले प्रिपरेशन हो जाए, फिर इसको हम अच्छे से बाद में डिसाइड करेंगे। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, SN1 SN2 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में, वहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मिजो कंपाउंड क्या होता है, डेक्स्ट्रो, लिवो, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा याद करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2, ये वाले कार्बन देखो, ये स्टीरियो सेंटर है, एसिमेट्रिक है, कायरल है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जैसे कि तुम बोलोगे सर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो वो सॉल्यूशन जो है लाइट को राइट साइड भी
रोटेट कर सकता है या फिर लेफ्ट रोटेट कर सकता है। जो कंपाउंड उसको रोटेट कर पाएगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं कर पाएगा रोटेट उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाह, अगर राइट साइड रोटेट किया तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, लेफ्ट साइड रोटेट किया तो उसको लिवो बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो ये डी एंड एल जो है वो आपस के मिरर इमेज होते हैं और इन्हें हम एनाइंसियोमर भी बोलते हैं। 11th में थोड़ा थोड़ा मैं बोल चुका हूँ, अच्छे से गया हूँ, जिन जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो लोग 12th अभी एग्ज़ाम दे के हैं वो लोग तो अच्छे से पता होगा डीएल क्या है। तो यहाँ पे अगर एक भी कायरल कार्बन होगा तो वो क्या क्या कहलाएगा, उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, एक डेक्स्ट्रो वाला फॉर्म और एक लिवो वाला फॉर्म। उसको छोड़ो। अच्छा, हेलो एरिन भी दिखा सकता है ना पोजीशन वाला, अगर देखा जाए तो हेलो एरिन, जैसे यहाँ पे Cl Cl, यहाँ पे Cl Cl, यहाँ पे Cl Cl। वाह, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो C6H4Cl2, इसका भी वही फार्मूला है, इसका भी वही फार्मूला है, इसका भी वही फार्मूला है, तीनों का फार्मूला सेम। बट यहाँ पे देखो क्या है, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। पोजीशन से ही डिफरेंस है, 1,2 पे है, 1,3 है, तो हेलो एरिन भी दिखाता है। ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। अभी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखो, जो लोग अभी 12th आ रहे हो, ये सब चीज़ क्या है मैं 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिन लोगों को पढ़ाया हूँ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम लोग NCERT या फिर जो स्टेट बोर्ड है वो किताब के थ्रू जाके थोड़ा देख लेना अच्छे से। इसमें अभी जो मेन पार्ट जो है वो प्रिपरेशन से स्टार्ट होगा। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ जो है मेन है, क्योंकि ये नेमिंग या फिर जो क्लासिफिकेशन वगैरह इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना नहीं आता। यहाँ पे हम मेन जो है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज सिर्फ मैं जो भी बताऊँगा, जो भी क्लास लूँगा, मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करूँगा। फिर हम अभी डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, या फिर तुम अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड के लिए यहाँ पे नेम रिएक्शन वगैरह आता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में क्या है। पहले हम देखेंगे फ्रॉम एल्केन। अब तो पता है तुम्हें, एल्केन है RH। वाह, यहाँ पे अगर X2 तो ये क्या बन जाएगा, RH प्लस HX। यानी कोई भी एल्केन में अगर हेलोजन हम ट्रीट करें, एल्केन में हेलोजन ट्रीट करें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हेलो एल्केन बन जाएगा। वाह, से फॉर एग्जांपल मैं CH4 लिया और यहाँ पे Cl2 लिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। ये बन गया CH3Cl। ओके, इसका जो मैकेनिज्म है ये भी 11th में पढ़ चुके हो। फ्री रेडिकल, ये सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो, याद करो। और वो भी क्या है, फ्री रेडिकल। अगर मैकेनिज्म जाओगे तो मैकेनिज्म का जो है मैं थोड़ा सा तुम्हें याद करवा दूंगा, पूरा तो नहीं कर सकता, टाइम कम है। यहाँ पे देखो, फ्री रेडिकल क्या होता है, Cl2 जैसे ऐसे होता है, ये सनलाइट होता है, तो ये वाला होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस तो पता होगा, अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटे ताकि जो बॉन्डेड एटम दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाएँ, या फिर यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब द क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड सच दैट ईच स्पीसीज गेट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज होमोलिसिस। और होमोलिसिस जब कभी भी होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, या फिर किसी भी इनिशिएटर जैसे पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी हो सकता है। और होमोलिसिस से जो भी स्पीसीज बनता है वो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो अभी इसका जो काम क्या है, वो ये तो इनिशिएशन है, ये वाला मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का 3 स्टेप्स है। पहला इनिशिएशन, फिर प्रोपैगेशन और इलॉन्गेशन, और थर्ड वाला जो है वो टर्मिनेशन। वाह, तो ये फर्स्ट वाला जो है इनिशिएशन, फिर क्या आ जाएगा, प्रोपैगेशन। प्रोपैगेशन में क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा मिथेन के ऊपर, जैसे इसका CH4 प्लस Cl है ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को लेके HCl बना देगा।
यानी कि तुम बोलोगे कि ऐसा है H H H H, ये फ्री रेडिकल है। तो एक फ्री रेडिकल का बिहेवियर होता है वो हमेशा एक फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड होगा या फिर बॉन्ड बनेगा या फिर एक फ्री रेडिकल सेंटर को ही अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे ये एक फ्री रेडिकल है तो इसको होमोलिसिस होना पड़ेगा। ये अगर होमोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H ये H। अब ये HCl, H और Cl के बीच जो बॉन्ड है, C और Cl के बीच जो बॉन्ड होगा और H और Cl के बीच जो बॉन्ड होगा, क्लोरीन जो है वो H को ज़्यादा पसंद करेगा, यानी इसके साथ जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसीलिए HCl निकल गया और ये वाला क्या बन गया, CH3 फ्री रेडिकल। क्या बन गया, CH3 फ्री रेडिकल। फिर ये क्या करेगा, ये बेचारा फिर से Cl को, ये तो एक मॉलिक्यूल तो है नहीं ना, बहुत सारा है। 1 मोल अगर मैं ले लिया हूँ तो 1 मोल तो बहुत सारा उसमें होंगे। तो ये क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल फिर से क्या करेगा, Cl को अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल। ये फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर, इसी तरह से पूरा चलता रहेगा। और लास्ट में जो है टर्मिनेशन वाला स्टेप क्या होता है कि ये सारे जो है ये दोनों स्टेप्स में, खास करके प्रोपैगेशन में कौन से के फ्री रेडिकल बने हैं। और हमें पता है प्रोपैगेशन में इन जनरल अब ये दोनों, तो अगर जो 2 फ्री रेडिकल बने होंगे, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल बना है तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस के साथ मिलके क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यही टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे अगर ये स्टेप्स को मैं अच्छी तरह लिख दूँ तो तुम्हें थोड़ा पता होगा। जैसे कि तुम बोलोगे सर CH4Cl2 दिया तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर से अगर मैं Cl2 दूँ, एक HCl निकल गया, ये क्या हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। फिर से एक HCl निकल जाएगा, फिर से Cl2 दूँ तो क्या हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। फिर से अगर Cl2 दूँ तो क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। तो ये रिपीटेडली होगा, यानी जो हेलो एल्केन हमें मिला मीथेन से, मीथेन को पहले क्लोरीन देने से वो क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन और फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। यानी ये वाले मेथड को जो है इसको हम, मतलब ये वाले मेथड से हम मोनो हेलो एल्केन नहीं पा सकते। अगर कंट्रोल करके अगर हमें पाना होगा तो हमें क्लोरोमीथेन मिलेगा कंट्रोल करके, नहीं तो अगर ऐसे ही खुले छोड़ दें तो मीथेन से डायरेक्ट ये क्या बनेगा, सीधा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, यानी पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड हमें मिलेगा। इसीलिए इसका जो है, इसको हम अगर प्रिपेयर करेंगे कमर्शियली, हम इसको यूज कर सकते हैं कमर्शियली लार्ज स्केल के लिए। लेबोरेटरी में हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये भी आ रहा है कुछ परसेंटेज, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब होगा ना, मिक्सचर बनेगा ना। अगर मुझे सिर्फ मोनो हेलो एल्केन अगर प्रिपेयर करना है तो मैं ये मेथड के थ्रू नहीं जाऊंगा। वाह, अच्छा देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका जो है मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एक क्लोरीन, एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। 4 थे 3, 3 से 2, 2 से 1 और फिर कुछ नहीं बचा। वाह, अच्छा तो ये था मीथेन का। अच्छा, इसमें अगर हम और थोड़ा देखेंगे, तुम बोलोगे सर इथेन का, Cl2, वाह सनलाइट, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। एक क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ पे दे देगा P, यहाँ पे एक क्वेश्चन था P नेवर शुड बी, जैसे हो गया तो ये देखो, ये तो हो गया ना बे, सॉरी, फर्क दे देता हूँ CH2Cl।
अब ये 4 पी नेवर शुड बी, यानी कि अगर इथेन का अगर ये हो जाएगा तो क्या निकलेगा, वही मैकेनिज्म के थ्रू तुम लोग जाओगे। मैकेनिज्म यही बोलता है कि यहाँ पे अगर क्लोरीन होगा तो देखो पहला स्टेप्स जो है CH3, ये टूट के 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये फ्री रेडिकल है तो इसको फ्री रेडिकल बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो इसको फिर करके करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। देखो ऐसा होता है ना, H H H H H H। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि एक फ्री रेडिकल हमेशा एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये वाला जो है, ये वाला, इसको होमोलिसिस करना पड़ेगा। और जब ये होमोलिसिस करेगा, ये होमोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल, H और Cl मिल गए और ये मिल के HCl हो गया, और ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल। क्या हो गया, इथाइल फ्री रेडिकल। तो यानी यहाँ पे जो है इथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है। क्या बन रहा है, इथाइल फ्री रेडिकल। वाह, अच्छा इथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के बारे में तुम लोग 11th में पढ़े होगे। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि फ्री रेडिकल रेडिली अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडिली अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा तो पहले तो पता करो इलेंगेशन स्टेप में या फिर प्रोपागेशन में ये वाला फ्री रेडिकल मिला, Cl भी मिला। वाह, यानी मेरे पास जैसे इससे पहले जब हम मीथेन वाला किए थे वहाँ पे क्या क्या मिल रहा था प्रोपागेशन में, ये वाला फ्री रेडिकल मिल रहा था, ये वाला। जब टर्मिनेशन में होगा 2 क्लोरीन आपस में मिलके Cl2 बनाएंगे, 2 CH3 आपस में मिलके इथेन बनाएंगे, या फिर हो सकता है ऐसे भी चांस ये दोनों मिलके मिथाइल क्लोराइड, यानी 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। पहला प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, 2 Cl अगर मिलके क्या बनाएंगे Cl2, ये हो सकता है। अच्छा ये दोनों, लेकिन इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। अच्छा ये और ये, अभी ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं बोलो, CH3 CH2 Cl, एक प्रोडक्ट ये होगा। और क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है बहुत सारा इथाइल फ्री रेडिकल है, 1 मोल अगर ले लो, 1 मोल क्लोरीन भी है, तो ये जो है इथाइल, एक इथाइल फ्री रेडिकल एक क्लोरीन के साथ मिलके ये बनाया, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलके ये बनाएंगे। अब 2 इथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलके, तुम बोलोगे सर 2 फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, C4H10, यानी ये बना, ये भी बना, ये दोनों बन गया है। और क्वेश्चन पूछा है P नेवर शुड बी, P क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों को अगर तुम रिएक्ट करवाओ तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, क्या नहीं बनेगा ये चीज़ हमें देखना है। वाह, अच्छा फिर देखते हैं, अच्छा फिर देखते हैं। अच्छा ये दोनों में से देखेंगे क्या बन रहा है, जो बनेगा उसको छोड़ के जो नहीं बनेगा उसका आंसर वही होगा। अच्छा तो यहाँ पे हो गया। और क्या चीज़ है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन फ्री रेडिकल जो है वो रेडिली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रेडिली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। वाह, अच्छा इसका थोड़ा सा एक चेंज कर दो, ये हो जाएगा C2H4। वाह, इसका ऑप्शन है C2H4, इथिन। क्या है, इथिन, ये दिया था, मैं गलत से लिख दिया वो वाला। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ CH3 CH2, ये इथाइल फ्री रेडिकल है 1 मोल का, 1 मोल होगा। अगर मैं 2 इथाइल फ्री रेडिकल को आपस में रिएक्ट करवाऊँ तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है तो सेम स्पीसीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यानी कि एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होगा और एक ही स्पीसीज रिड्यूस भी होगा। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, इसको मैं ऐसे बना दूं,
है तो ये सेम ही ना, मतलब ये भी इथाइल फ्री रेडिकल, वो भी इथाइल फ्री रेडिकल। अब क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन होमोलिसिस होके यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। वाह, कहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन अगर इधर जाएगा तो देखो CH3 है ना, एक CH बॉन्ड का होमोलिसिस होगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ से आके इधर लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 ऐसे है, ये बन गया क्या, इथेन बन गया। मतलब इथेन भी बन सकता है, इथेन बन गया। और इधर क्या रह गया, तुम बोलोगे सर ये ऐसा था, यहाँ पे क्या हो गया, ये होमोलिसिस होके ये एक हाइड्रोजन गया है उधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फ्री, तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, यानी क्या मिलेगा मेरे को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यानी कि तुम बोलोगे कि इसको अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्या 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 मिला, ये मिला, ये मिला, अभी ये भी मिल रहा है, C2H4 भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, C2H6 भी मिल रहा है। 4 चीज़ मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे देखना है P नेवर शुड भी क्या क्या है। अच्छा ये तो बन रहा है C4H10 बन रहा है, C4H10। अच्छा C2H4 बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये प्योरली एंट्रांस के लिए है, तो एंट्रांस में ऐसे पूछता है बहुत सारा चीज़ का। तो अभी मैं थोड़ा एंट्रांस का और थोड़ा ये वाले जो है हेलोजिनेशन में और थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो जो लोग बोर्ड वाले हैं, काउंसिल हो या फिर CBSE हो, उनके लिए ये वाला जो है इतना मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ जो NCERT का जो पेट है CH4 + Cl2 CH3Cl, या फिर यहाँ पे अगर NCERT के हिसाब से देखा जाए तो ये क्लोरोइथेन बनेगा, हुआ ना, मेन जो है मेजर जो है ये बनेगा। लेकिन अगर एंट्रांस में ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे ऐसे दे दिया, बोलेगा P क्या नहीं बन सकता है, तो जिसको मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, ये वाले क्वेश्चन में मार खा जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या बोलता है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, पहले तुम क्या बनाओ, इनिशिएशन करके क्लोरीन को, तो तुम लोग ये इनिशिएशन से क्या बन गया, Cl फ्री रेडिकल बन गया। अब जो प्रोपेगेशन स्टेप में कौन से फ्री रेडिकल बन रहे हैं, वही चीज़ हमें देखना है। यहाँ पे क्या करेगा, ये एक ही, तो देखो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, हाँ कि नहीं। तो ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये वाला हो सकता है, जो भी सब्स्टिट्यूट हो, मुझे तो मिलेगा इथाइल ही ना। अगर 3 कार्बन होता तो वहाँ पे कुछ दूसरा केस बनता। अभी देखेंगे, अभी 2 कार्बन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, ये भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। ये भी रिमूव होने से ये इथाइल फ्री रेडिकल बन जाता, ये भी रिमूव होने से इथाइल फ्री रेडिकल बन जाता। एक ही हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये होमोलिसिस फैशन से क्लिप करेगा। तो अभी इससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है, इससे CH3 CH2। तुमको देखना है कि कौन सा फ्री रेडिकल बनना है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कौन से फ्री रेडिकल इलोंगेशन में बन रहा है या फिर प्रोपेगेशन वाला स्टेप में बन रहा है, तो तुम आसानी से जो टर्मिनल प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे देखो ये है हमारे पास मिक्सर में 1 मोल, ये भी 1 मोल है, 2 ClCl बन के ये बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल रेडियली क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है। डिस्प्रोपोर्शन मतलब देखो एक हाइड्रोजन इधर जाके ये वाला स्पेसिस जो है ये दिया है, और ये वाला स्पेसिस क्या दिया है, ये दिया। देखो अब ये वाला स्पेसिस हाइड्रोजन लिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो या फिर फ्री रेडिकल फॉर्म में हो, ये वाला स्पेसिस इससे हाइड्रोजन लिया है तो ये रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है। और ये वाला स्पेसिस से हाइड्रोजन गया है, बाहर गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हालांकि ये दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, इथाइल फ्री रेडिकल, ये भी इथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी इथाइल फ्री रेडिकल है, तो दोनों सेम है ना। हालांकि 2 नंबर है लेकिन जो स्पेसिस जो है वो तो एक ही है ना, इसलिए बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज होके क्या दिया, इथीन दिया, रिड्यूस होके क्या दिया, इथेन दिया, तो उसको डिस्पर्सन बोलेंगे। तो ये दोनों अगर ये डिस्पर्सन होगा तो मैं 2 चीज़ पाऊंगा, इथेन भी पाऊंगा, इथीन भी पाऊंगा। एक ये अगर Cl के साथ मिला तो ये वाला पाऊंगा मैं, और अगर तुम बोलोगे सर अगर 2 इथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए तो मैं ब्यूटेन पाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कभी नहीं होने वाला हो ना। 3 कहाँ आएगा, अच्छा ये था हमारा। तुम बोलोगे सर 3 के हिसाब से अगर देखते हैं 3,
3 कार्बन में 3 कार्बन जो है, जैसे कि यहाँ पे बोलोगे CH3। अच्छा, और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, जो एल्केन है और हेलोजन है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या दे रहा है, हेलो एल्केन। अब रिएक्टिविटी हम देखेंगे। रिएक्टिविटी जो है, जो देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस में हाई होगा, या फिर तुम बोलोगे रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में जो हेलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी अगर ये वाले रिएक्शन में फ्लोरीन को लो, क्लोरीन को लो, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा वाला हेलोजन जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद एल्केन इज हाईली एक्सोथर्मिक। वाह, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी मैकेनिज्म में हम जस्ट देखें कि जो हेलोजन जो है वो बारी बारी करके हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एल्केन में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन, चाहे वो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन हो या फिर 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हो, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एल्केन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मैकेनिज्म में अभी देखें ना, जैसे CH4 था, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे Cl2 था ना, एक बार रिएक्ट होने से ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, दूसरे बार ये वाला, तीसरे बार ये वाला, चौथे बार ये वाला, ऐसे करके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। अच्छा, तो जो सब्स्टिट्यूशन है, या फिर तुम बोलोगे सर अगर हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिए, तुम बोलोगे सर अगर यहाँ तो 1 और 2 सिर्फ आप किए, अगर 3 कार्बन वाला एल्केन को आप करेंगे तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे। तुम्हारे माइंड में अगर देखो, यहाँ पे तुम बोलोगे Cl2, तो ये 2 प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे, तुम बोलोगे CH3 CH2 CH2Cl और एक CH3 CH CH3 Cl। तुम बोलोगे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कैसे बने, 2 प्रोडक्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखो 3 है। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये वाले हाइड्रोजन, यानी ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये क्या है 1 डिग्री है कि नहीं। तो जब क्लोरीन को प्रोपेन के साथ रिएक्ट किया गया सनलाइट के प्रेजेंस में, हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक प्रोडक्ट में 1 डिग्री, चाहे ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो क्लोरीन के साथ या फिर ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, हमें तो मिलेगा एक ही सेम ही प्रोडक्ट, तो क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। इसमें अगर सब्स्टिट्यूट हो गया तो हमें एक नए किस्म का प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखा गया कि ये जो है ये 55% आता है और ये 45%, यानी ये मेजर है, ये माइनर है, ये मेजर है वो माइनर है। अब देखते हैं कैसे ये आया। मैं इसके मैकेनिज्म में क्या है, फ्री रेडिकल बन रहा है, और वो फ्री रेडिकल स्टेबल भी होना चाहिए, स्टेबल। अच्छा, इसमें क्या होता है, अभी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो है, जैसे ये हेलोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी ये होता है, उसी हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, हेलोजन के थ्रू हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके ये वाला प्रोडक्ट बना है 2 डिग्री। अगर हम देखेंगे एल्केन में जो कौन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट होना ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, अगर हम कोई बोलेगा सर एल्केन अगर 3 कार्बन या फिर 4 कार्बन 5 कार्बन बहुत सारे कार्बन होंगे, तो उसमें पहले आप देखोगे ना कौन सा वाला हाइड्रोजन इजीली होगा, तो उसका भी एक ऑर्डर है। उसका ऑर्डर क्या है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, बेंजाइलिक सिमिलर टू एलाइलिक, इनमें ज़्यादा होगा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ये ऑर्डर है, 1 डिग्री तक ले लीजिए, हाइड्रोजन हम बोल रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है, ये बना, 2 डिग्री है, ये बना। मेजर कौन सा है, 3 और 2 में से ये है। अगर इसका हम ये भी करके देख लेते हैं, मैकेनिज्म करके देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3। अब इसमें क्या होगा, Cl2 मिलेगा। अच्छा, Cl2 में से क्या जनरेट होगा, Cl फ्री रेडिकल। वाह, अब Cl अगर ये वाला फ्री रेडिकल
को लेगा ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। यहाँ से जो जनरेट हुआ इनिशिएशन में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये अगर ये वाले हाइड्रोजन को ले लिया तो यहाँ पे ये बनेगा, ये फिर जाके लास्ट स्टेप जो Cl के साथ मिलके ये वो बनाएगा। अच्छा, अगर ये क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH3, तो ये मेरा क्या बन गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये मेरा बन गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अभी ये तो ऑर्डर है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी जो मैकेनिज्म में जो फ्री रेडिकल बन रहा है प्रोपेगेशन वाला स्टेप्स में, वाह, जो एक कार्बन या फिर दो कार्बन में तो हम लोग देख लिए रेडियली डिस्प्रोपोर्शनेट होता था। अब 3 कार्बन ऑनवर्ड्स क्या होता है कि वही फ्री रेडिकल बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब तुम क्लास 11 में पढ़े होगे कि यहाँ पे जो है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। GOC में तो मैं भी पढ़ा चुका हूँ, GOC तो 11th में मैं पढ़ाया था, तुम लोगों को याद करो, जो लोग मेडिकल है वो तो नहीं होंगे। हाइपर कंजुगेशन या फिर तुम जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसमें दोनों तरफ से, यहाँ पे +I इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है, और कोई भी इंटरमीडिएट जैसे फ्री रेडिकल हुआ, कार्बोकैटायन हुआ, कार्बोनियन हुआ, इन लोगों का स्टेबिलिटी हम इफेक्ट्स लगा के चेक करते हैं, इफेक्ट्स लगा के। जैसे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, ये कार्बन दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट +I, या फिर तुम बोलोगे सर हम हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ता है, जैसे ये फ्री रेडिकल है तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके पास वाला कार्बन ये, इसका हाइड्रोजन अल्फा 3 कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन भी तुम डालोगे तो ये वाला स्टेबल होगा, तो इसीलिए ये बन रहा है 3Pb। तो ये था तुम्हारा। अच्छा, उसी हिसाब से अगर दे दिया जाए, कोई बोलेगा ऐसे दिया दे, अच्छा यहाँ पे दे दिया जाए क्लोरीन, तो क्या होगा बोलो। तुम लोग बोलोगे सर ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो क्या होगा खुद सोचो। तुम लोग सोचोगे कि आंसर ये होगा CH3 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 Cl, ये होगा, ये तो सोचोगे ना। अभी तो बताए आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। वाह, एक चीज़ मैं बताता हूँ जो एंट्रेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये पता करना चाहिए। जैसे क्लास 11 में एक था सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, ये तो पढ़े होगे ना तुम लोग। यानी देखा जाए तो सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसमें होता क्या है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें देखो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वाले रिएक्शन के ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ये मोर रिएक्टिव है ना, ये मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस सिलेक्टिव होगा। सिलेक्टिव क्या चीज़ का अभी मैं बता रहा हूँ। और ये वाले जो है ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, और ये क्या है, मोर सिलेक्टिव। वाह, ये है मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। देखो ये चीज़ें कि मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या होता है। ये जो एल्कीन प्लस हेलोजन वाले रिएक्शन में ये मोर रिएक्टिव होता है तो लेस सिलेक्टिव होगा, और ये लोग ब्रोमीन और आयोडीन ये लेस रिएक्टिव होता है, मोर सिलेक्टिव होते हैं। ये दोनों के बीच रह जाता है। हाँ, अभी देखते हैं इसका कैसे प्रूफ। लेस सिलेक्टिव यानी कि जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ CH3
CH2 CH3 प्लस फ्लोरीन। अब यहाँ पे जो जस्ट इससे पहले जो मैं बनाया था CH3 CH2 CH3 Cl2, इसमें बोले तुम लोग मेजर प्रोडक्ट क्या बना था? ये बना था मेजर, और माइनर क्या था? ये माइनर था। अभी देखें ना, यहाँ पे जो लगेगा ये मेजर है, यहाँ पे लगेगा वो माइनर है। अब इस केस में भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तुम बोलोगे कि सर एक तो ये बनेगा और एक क्या बनेगा, तो अभी तुम बोलोगे सर क्या है मेजर क्या है माइनर, तो इसमें थोड़ा अलग होता है। क्यों ऐसा होता है देखो, इसका अभी मैकेनिज्म करके देखे हम कि क्लोरीन पहले फ्री रेडिकल बनाता है, क्लोरीन पहले फ्री रेडिकल बनाता है, हाँ, फिर ये देखता है कि मुझे ये वाले हाइड्रोजन को लेना है या फिर ये वाला हाइड्रोजन को लेना है। अगर ये वाला हाइड्रोजन लूँ तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन लूँ तो वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। अब यही केस फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ऐसा नहीं करता। फ्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। यानी यहाँ पे जैसे क्लोरीन सिलेक्ट किया ना, मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को लूँगा या 2 डिग्री हाइड्रोजन को लूँगा, वो सिलेक्ट करके क्या किया, जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में से जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसी से हाइड्रोजन लेके वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन ऐसे नहीं करता। फ्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव तो लेस सिलेक्टिव, यानी ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली अटैक कर लेगा। यानी यहाँ पे तुम बोलोगे मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव का मतलब क्या है, फ्लोरीन ऑलवेज अटैक्स लेस हिंडर्ड कार्बन। इसका मतलब है जो कार्बन एटम में हिंड्रेंस कम हो, लेस हिंड्रेंस, यानी बोला जाए तो 1 डिग्री वाला, हाँ, तो यहाँ पे फ्लोरीन वेट नहीं करेगा कि मुझे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनने दो फिर जाके मैं अटैक करूँ। यहाँ पे फ्लोरीन सिलेक्टिव नहीं है क्लोरीन की तरह। क्लोरीन सिलेक्टिव है ना, स्टेबल वाला फ्री रेडिकल बन जाए फिर जाके मैं अटैक करूँ और मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनाऊँ। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। यानी स्टेबल फ्री रेडिकल बने उसका इंतजार वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो डायरेक्टली अटैक करेगा लेस हिंडेड वाला कार्बन के ऊपर, डायरेक्टली अटैक करेगा। और लेस हिंडेड मतलब जो टर्मिनल में होगा वो लेस हिंडेड, ये हिंड्रेंस जिसमें कम हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, मेजर है, ये क्या है, माइनर है। और ये सिर्फ फ्लोरीन के केस में वो लेस हिंडर्ड कार्बन से हाइड्रोजन लेगा, यानी बोला जाए तो 1 डिग्री बोलने से भी चलेगा, हमेशा ये याद रखना। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन वो प्योरली सिलेक्टिव है, यानी कि वो स्टेबल फ्री रेडिकल या फिर उस हाइड्रोजन को लेंगे जिससे कि स्टेबल फ्री रेडिकल बने। जैसे इसमें अगर मैं बना दूं गिटार के, मैंने देखो ये CH2 CH3 ब्रोमीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, जो भी हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, वो क्या बनाएगा, 2 डिग्री वाला। ये ब्रोमीन, ये मेजर होगा, मैं मेजर लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, वो क्या करेंगे, वो लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है। यानी मोर सिलेक्टिव मतलब वो लोग इंतजार करेंगे स्टेबल वाला फ्री रेडिकल बने फिर जाके अटैक करेंगे। क्लोरीन के केस में 2 होता है। क्लोरीन के केस में एक सिलेक्टिविटी रेशियो है, तुम लोगों को मालूम होगा कि नहीं पता नहीं। क्लोरीन के केस में एक सिलेक्टिविटी रेशियो है, सिलेक्टिविटी रेशियो उसका क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसका प्रोपोर्शन है 5 3.8। ये 3 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का चांस है 5, 2 डिग्री को 3.8 और 1 डिग्री को 1। इसको देखो हम अभी सॉल्व करते हैं। जैसे कोई बोलेगा, जैसे अभी मैं दिया था वहाँ पे ना CH3H
अब यहाँ पे कोई अगर फ्लोरीन ले लेगा, वाह, ब्रोमीन लगा देगा, तो इनको तो सेम है, ब्रोमीन और आयोडीन जो भी है, क्योंकि ब्रोमीन जो दिखाएगा आयोडीन वही दिखाएगा। फ्लोरीन हमेशा 1 डिग्री को अटैक करता है, याद रखना, हमेशा 1 डिग्री। ये हाईली रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। लेस सिलेक्टिव मतलब लेस हिंडर्ड वाला कार्बन। जैसे देखो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। देखो लेस हिंडर्ड वाला कार्बन, पहले से बता दिया, फ्लोरीन जो है वो हमेशा लेस हिंडर्ड और 1 डिग्री कार्बन के जो है हाइड्रोजन को लेगा। यानी फ्लोरीन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि ये इंतजार नहीं करेगा कि स्टेबल फ्री रेडिकल बने बोले। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 लिख दूँ, CH2F CH3H। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन इनके पास बहुत टाइम है, इनके पास बहुत टाइम है। वो लोग क्या करेंगे, स्टेबल फ्री रेडिकल बनने के लिए इंतजार करेंगे। जब स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाएगा फिर ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, इससे अगर हाइड्रोजन गया तो ये 1 डिग्री, इससे गया 1 डिग्री, इससे ये 3 डिग्री। तो जहाँ से स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा ब्रोमीन उसी कार्बन को अटैक करेगा, या फिर आयोडीन, ब्रोमीन लो या फिर आयोडीन लो। तो ब्रोमीन यहाँ अटैक करके क्या बनाएगा, CH3 CH3 CH3। अब तुम बोलोगे सर क्लोरीन का क्या झोल है, क्लोरीन का तो क्लोरीन के केस में क्या होता है कि देखो, क्लोरीन के बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर CH3 CH3, और जैसे देखो ये वाला पोर्शन लास्ट है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकता है, CH2Cl CH3H ऐसे बन सकता है, या फिर तुम बोलोगे CH3 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 Cl ऐसे बन सकता है ना। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। देखो हैं, अभी बोला मैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये लोग हमेशा स्टेबल फ्री रेडिकल, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये हमेशा फ्लोरीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जबकि क्लोरीन जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, मैं अगर ये दोनों का प्रोपोर्शन अगर निकालूं तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि 1 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये वाला मेजर होगा, लेकिन ये मेजर नहीं होगा, मेजर ये होगा, ये माइनर होगा। यही चीज़ एंट्रेंस में बहुत डिफ़र करता है। अगर तुम बोर्ड में पढ़े होगे तो बोर्ड में बोलोगे सर ये वाला होना चाहिए ना मेजर, क्योंकि ये 3 डिग्री को सब्स्टिट्यूट किया है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा। ये क्यों, इसका एक सिलेक्टिविटी रेशियो है क्लोरीन। देखो याद रखो, फ्लोरीन हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ब्रोमीन और आयोडीन का भी सिलेक्टिविटी रेशियो है, बट ये हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन को लेंगे। क्लोरीन जो है इन दोनों के बीच में रहेगा। कैसे तुम कैलकुलेट करोगे कि ये 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट है, ये 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट है। तुम अगर 1 डिग्री वाला का प्रोपोर्शन देखोगे, परसेंटेज देखोगे, 1 डिग्री में देखो क्या बोलता है कि एक 3 डिग्री हाइड्रोजन 5 कंट्रीब्यूट करता है, एक 2 डिग्री हाइड्रोजन 3.8 कंट्रीब्यूट करता है, एक 1 डिग्री का हाइड्रोजन 1 कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखूँ मैं प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री। कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है बोलो, 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, तो 1 इंटू 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने 5, कितने 5 कंट्रीब्यूट करता है, 1 इंटू 5 5। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 डिग्री कितना 1 1। तभी मैं बनाऊंगा ये, अगर A इसको मैं B दे दूं, वाह, परसेंटेज ऑफ A देखूंगा, परसेंटेज ऑफ B देखूंगा। हाँ, परसेंटेज ऑफ A मतलब 1 डिग्री वाला, परसेंटेज ऑफ B मतलब 3 डिग्री वाला। A वाला का क्या है 1 डिग्री वाला, देखो यहाँ पे अच्छे से 1 डिग्री वाला, वाह, ये 1 डिग्री वाला कितना है 9 है, आउट ऑफ टोटल 9 + 5 इंटू 100, यानी तुम बोलोगे सर 9/14 इंटू 100। और 3 डिग्री परसेंटेज ऑफ B मतलब कौन सा है, ये 3 डिग्री वाला,
और 3 डिग्री वाला बोले तो ये प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री वाला कितना 5। मैं और एक बार बता रहा हूँ, देखो अच्छे से। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है सिलेक्टिविटी का। तो यहाँ पे पहले देखना है कि कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले मैं चेक कर दिया 1 डिग्री 3 3 6 3 9, 1 डिग्री का प्रोपोर्शन 9 हाइड्रोजन इंटू ये कितना कंट्रीब्यूट करता है 1, 9 इंटू 1 जा 9। अब 3 डिग्री 1 हाइड्रोजन है तो ये 1 हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है 5। तो अभी मैं देखूंगा 3 डिग्री वाला हेलो एल्केन और 1 डिग्री हेलो वाला हेलो एल्केन का परसेंटेज। ए मतलब ये 1 डिग्री हेलो एल्केन वाला, यानी इसका प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाई टोटल प्रोपोर्शन इंटू 100। अब बी का परसेंटेज अगर देखा जाए बी का, तो बी का प्रोपोर्शन बी यानी 3 डिग्री का प्रोपोर्शन 5 डिवाइड बाई टोटल 14 इंटू 100। अब खुद सोचो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, यही होता है। तो तुम देख के बता सकते हो यहाँ पे 1 डिग्री कितना है 3 3 6 3 9, 9 इंटू 1 जा 9 और 3 डिग्री 1 है, 1 इंटू 5 जा 5, 5 बड़ा या 9 बड़ा 9। तो तुम बोलोगे सर ये वाला मेजर होगा। सॉरी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, देखो 1 डिग्री ये जो है ये कितना है 3 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। खुद सोचो, देखो फ्लोरीन हमेशा 1 डिग्री को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर हो जाएगा, होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में सारे के सारे सनलाइट के प्रेजेंस में फ्लोरीन हमेशा 1 डिग्री मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, यानी कि तुम बोलोगे कि फ्लोरीन हमेशा 1 डिग्री वाला को अटैक करेगा, 2 डिग्री को उतना अटैक नहीं करेगा। जबकि ब्रोमीन हमेशा 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री है कि नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये क्या बना जाएगा, ये हो गया ब्रोमीन। और क्लोरीन का भी देखो, क्लोरीन का अभी मैं बताया हूँ, यहाँ पे देखो 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। क्लोरीन का देखेंगे मेजर कहाँ से लेगा, 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है 2 2 4 तो 6 2 8, 2 डिग्री हाइड्रोजन 8 इंटू 3.8, 2 डिग्री हाइड्रोजन इतना कंट्रीब्यूट करता है। फिर 1 डिग्री देखेंगे, 1 डिग्री कितना 3 है, 3 और 1 डिग्री कितना कंट्रीब्यूट करता है 1, 3 इंटू 1 और 3 डिग्री कितना है 1 है हाइड्रोजन, 1 इंटू 5। अब देखो ये 5 है, ये 3 है, ये कितना हो गया, खुद सोचो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। वाह 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 3 हाइड्रोजन है और 1 डिग्री हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी रेशियो जो प्रोपोर्शन 1, तो 3 हाइड्रोजन इंटू 1 3 बाई टोटल होगा ना। तो ये वाला न्यूमरेटर वाला वैल्यू मैटर करेगा। फिर देखते हैं 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 8, ये तो 3 डिग्री कार्बन 8 और 2 डिग्री कितना कंट्रीब्यूट करता है 3.8, 8 इंटू 3.8 कितना 30.4। फिर 3 डिग्री कितना है 1 कार्बन है तो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन जब होगा 3 डिग्री 1 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन 5 कंट्रीब्यूट करता है, तो 1 इंटू 5 5। अब देखो किसका ज़्यादा प्रोपोर्शन आ रहा है, 2 डिग्री का आ रहा है ना, 2 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे नहीं अटैक कर सकता क्योंकि 1 का जो प्रोपोर्शन कम है, 3 में नहीं कर सकता 5, 2 का 30.4 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा ये मेजर है। तो क्लोरीन के लिए, क्लोरीन दोनों तरफ होता है इसलिए क्लोरीन के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो में लिख दिया। इसको लेके 1 हाइड्रोजन टर्सरी वाला 5 कंट्रीब्यूट करेगा, 1 सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8 कंट्रीब्यूट करेगा, 1 प्राइमरी वाला हाइड्रोजन 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर मोर देन 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन या फिर 5 कार्बन होंगे, तभी तुम ये वाला लॉजिक लगा के, जैसे मैं यहाँ पे लॉजिक लगाया, कितने हाइड्रोजन है पहले गिनती कर लूँगा, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, पहले आइडेंटिफाई कर लो। फिर कौन हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो,
तो जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू जहाँ पे यहाँ पे रहा था ना 5/14, 9 × 1 9/14, तो तुम यहाँ से पता चल जाएगा जो न्यूमरेटर वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसमें ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा या फिर वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्लोरीन के केस में खास ही होता है, क्योंकि फ्लोरीन में तो हमेशा 1 डिग्री वाला रहेगा लेस हिंटेड, और ब्रोमीन और जो आयोडीन में हमेशा स्टेबल वाला फ्री रेडिकल, जो ये वाला ऑर्डर। वह क्लोरीन के केस में दोनों हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन जो है ये रेशियो दिखाता है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री 8 है, 8 ये ज़्यादा मिला, 1 डिग्री 3 है 3, और जो है 3 डिग्री हमारा ये वाला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन 5 कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या हो जाएगा 1 × 5 5। अब ये तीनों में से ज़्यादा वैल्यू कौन है ये, यानी क्लोरीन जो है वो ये 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वाह दिस मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कीन देखेंगे, फिर एल्कोहल देखेंगे। वाह, और एक चीज़ ये वाला जो है ये मेथड जो है फ्री रेडिकल हम लैब में उसी एल्केन से हेलो एल्केन पाएंगे जिसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट ना हो। जैसे ये वाला, तुम बोलोगे ये वाला CH3 CH3 CH3, इसको तुम करोगे तो देखो कोई भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई भी, ये वाला हाइड्रोजन या फिर ये वाला हाइड्रोजन या फिर ये वाला या फिर ये वाला, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो हाइड्रोकार्बन में या फिर ये जो है नियोपेंटेन है ना, जो हाइड्रोकार्बन को क्लोरीनेशन करने से सनलाइट के प्रेजेंस में सिर्फ एक ही तरह का हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलता हो, जैसे क्लोरीन अगर यहाँ पे गया तो ये हो गया कितना, वही सेम प्रोडक्ट 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर क्लोरीन यहाँ आता अभी तो वही सेम 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, यहाँ आता तो नेम सेम, यहाँ आता तो नेम सेम। तो वही चीज़ अगर आइसोमेरिक हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ना बनता हो, आइसोमेरिक हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ना बनता हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 3 वाले में देखो यहाँ पे ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग नेम है ना, ये दोनों का अलग अलग नेम है। तो कोई भी एल्केन से अगर इस तरह का हेलो एल्केन मिले जिसका आइसोमर ना हो, तो हम उसी एल्केन से क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में करके ज़्यादातर अमाउंट में लैब में बना सकते हैं। यानी बोलता है कि बिना आइसोमर वाला हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट को, जैसे ये वाला कंपाउंड का, अब ये वाले कंपाउंड में क्लोरीन जहाँ भी अटैक करे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा। अगर 3 वाला होता तो तुम बोलते सर 3 वाला है, यहाँ करेगा तो एक प्रोडक्ट, यहाँ करेगा तो और एक प्रोडक्ट, तो वहाँ में झोल है, वहाँ में थोड़ा दिक्कत है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये वाले एल्केन को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ में कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे जो हेलो एल्केन मिलेगा बहुत सारे होंगे, तो मिक्सचर बनेगा, बहुत सारे हेलो एल्केन रहेंगे। उसी टाइप के एल्केन से हमें अगर हेलो एल्केन पाना है तो उसको हम इंडस्ट्रियली करेंगे। लेकिन अगर एक खास जो कंपाउंड है नियोपेंटेन, यहाँ पे जिस किसी भी हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा तो हमें एक ही तरफ के या फिर जो एक ही तरह के हेलो एल्केन मिलेगा, वो कि 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन करेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल एंड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एक रह गया क्या, हेलोजन एक्सचेंज। इतने प्रिपरेशन करके फिर अच्छा ठीक है, फिर किसका कुछ डाउट है तो पूछ लो।